क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में एक नंबर सुनिश्चित करना? तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना। हमारे इस वीडियो में आज हम देखेंगे मौर्य काल के बारे में जानकारी। तो दोस्तों स्वागत है, मैं हूं विप्लव कौशल, आपके इतिहास का टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होने वाली है एक बेहतरीन टॉपिक मौर्य काल के बारे में। हमारे टॉपिक सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस चीज का लाभ हो सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है मौर्य वंश, जिसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी देता है। अब थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं दोस्तों मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश क्या था? तो लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके थे आपके नंद वंश तक। कहां तक पढ़ चुके थे दोस्तों? नंद वंश तक। नंद वंश का शासक जो था वो था आपका घनानंद, और घनानंद के समय ही आपके सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है। और घनानंद का जो मंत्री था जिसका नाम था चाणक्य, चाणक्य जो है सचेत कर देता है घनानंद को कि भारत पर कभी भी सिकंदर का आक्रमण हो सकता है। लेकिन घनानंद जो कि विलासित प्रवृत्ति का था, नशे में चूर रहता था, वो इस बात को समझता नहीं है और भरे दरबार से चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल देता है। चाणक्य उस समय अपनी शिखाओं को खोल लेते हैं और कसम खाते हैं कि तब तक अपनी शिखाओं को नहीं बांधेंगे जब तक कि वो घनानंद को साम्राज्य जड़ से मिटा नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उनको 4 बच्चे राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हुए मिलते हैं। ठीक है, मंत्री राजा से कहता है कि ये चोर है, बताइए इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो राजा कहता है कि इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। कौटिल्य यही बात सुनते हैं और वो सोचते हैं कि एक छोटा सा बच्चा मृत्यु दंड की बातें कर रहा है, ये आगे चलकर कितना बड़ा सम्राट बनेगा। और उसी बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं, कूटनीति देते हैं, तलवारबाजी सिखाते हैं और एक सम्राट के रूप में लाकर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर आपकी बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद पर आक्रमण कर देता है। लेकिन 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 दोस्तों वह बुरी तरह से हार जाता है, खदेड़ कर मारा जाता है। उसका कारण समझिए दोस्तों कि कारण यह था कि एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि हारने के बाद वो एक कुटिया की तरफ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को काफी भूख लग रही होती है। ठीक है, तो वो एक बच्चे को देखते हैं, बच्चा माँ से रोटी मांगता है, खाना मांगता है। माँ बच्चे को रोटी लाकर देती है, बच्चा उस रोटी को अचानक से तोड़ लेता है जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। अब हाथ जलने की घटना में यह होता है दोस्तों कि माँ कहती है कि बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी। इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय सोचते हैं कि मैंने क्या गलती करी। तो माँ बोलती है बेटा जैसे तुझे एक फूली हुई रोटी मिली तो तुझे उसे ठंडा करने का इंतजार करने का समय देना चाहिए था, उसे तोड़ तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए थे, उसके बाद उसे खाने का प्रयास करना चाहिए। तो उसे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात समझ में आती है कि इतना बड़ा साम्राज्य था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना चाहिए थे, उसके बाद उस पर आक्रमण करना चाहिए था। यही बात चंद्रगुप्त द्वितीय को समझ में आती है, चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आती है। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर धीरे 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 इतने बड़े साम्राज्य के टुकड़े करके आखिरी फाइनली घनानंद पर आक्रमण करते हैं और नंद वंश का पतन करते हैं और मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं। तो नाम मौर्य कैसे पड़ा? तो इनके पिता माता जो थे मोर पालने का कार्य करते थे, जिसके कारण ये मौर्य कहलाए। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं? मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत को आइए हम देखते हैं। तो एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और मेगस्थनीस की इंडिका से आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और अब बात करें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से ही इनके निम्न कुल के होने की भी जानकारी मिलती है। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन्हें शूद्र कहता है।
तो कहीं क्षत्रिय कहता है। ठीक है, अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन कुशाग्र दत्त के मुद्रा राक्षस के हिसाब से ये निम्न कुल के थे। ठीक है, फिर हम अगर मौर्य वंश में अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सिंधु नदी के तट पर सेल्यूकस निकेटर से होता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की इस युद्ध में अगर बात करें तो हार हो जाती है, और हारने के पश्चात इन्हें 4 क्षेत्र काबुल, कांधार, हेरात और मकरांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़ते हैं, और साथ में ही अपनी पुत्री का विवाह हेलेना हेलेना या कार्नेलिया हेलेना या कार्नेलिया से विवाह करना पड़ता है, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य इन्हें 500 हाथी देते हैं। बदले में 500 हाथी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त की मौर्य की अगर हम बात करें तो ये भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसका चारों दिशाओं में एक छत्र से शासन था। इसने दक्षिण भारत को भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस कहा जाता है। ठीक है, एक जस्टिन इतिहासकार थे, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। क्या कहा? डाकुओं का गिरोह कहा। ठीक है, ये सब जानकारी थी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो बेटा शासन करने आया उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला राजा आया उसका नाम था बिंदुसार, जो कि दुर्धरा का पुत्र था और चंद्रगुप्त का बेटा था। चंद्रगुप्त इसके पिता थे। ठीक है, एक कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने जहर देने का प्रयास किया था दूध में, और वो दूध जो है दुर्धरा ने पी लिया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको जहर बॉडी में फैल चुका था। तब जाके पेट चीरकर इसके बेटे को निकाल गया जिसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, जहर के कारण इसके शरीर पर बिंदु हो गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट राजा हमारे आएगा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हमें अध्ययन करना है। बिंदुसार के बारे में अगर बात करें तो बिंदुसार की अगर बात करें तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 चीजें मांगी थी: दार्शनिक, सूखे अंजीर और मदिरा। 3 चीजें मांगी थी, पूछा जाएगा दार्शनिक, सूखे अंजीर और मदिरा। ठीक है, लेकिन सीरिया के शासक ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाला। क्या कहा जाता है दोस्तों? शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, अगर बात करें बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। ठीक है, 2 लोगों को भेजा था, एक था सुसीम और एक था अशोक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, तो बिंदुसार के बाद जो अगला राजा आता है या फिर उसी का बेटा आता है उसका नाम है अशोक। बिंदुसार के बाद जो अगला राजा आएगा उसका नाम है अशोक, जो कि पौत्र था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, और पुत्र था किसका? बिंदुसार का, जो कि अशोक नाम से जाना जाता है। अशोक की अगर बात करें तो इसके महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो कलिंग को जीतना चाहता था अशोक। कलिंग को जीतने के काफी कारण थे। कलिंग व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना चाहता था। अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत कलिंग को जीतना चाहता था।
कलिंग अपने हाथियों को फेमस था, उसके लिए हाथियों को अपने कब्जा करना चाहता था। तो काफी सारे कारण थे कलिंग पर आक्रमण करने के लिए। कलिंग स्वतंत्र हो चुका था, कलिंग को पुनः अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो कलिंग पर आक्रमण करता है, और जब उसका सेनापति कहता है कि हमने कलिंग को जीत लिया है और कलिंग के द्वार खुलते हैं, और अशोक जब उस विभत्स घटना को देखता है, जब वो देखता है कि एक माँ जिसके पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए हैं, तब भी वो फिसल कर घिसट कर प्रयास कर रही है अपने बच्चे तक जाने का। एक बच्चा जो अपनी मरी हुई माँ के पास में बैठकर रो रहा है, ठीक है, एक पिता का सर कटा हुआ है। इस विभत्स घटना को देखकर वो सोचता है कि क्या मैंने इन लाशों को जीता है। और इन सब को देखने के बाद वो निग्रोध के प्रभाव में आकर और उसको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने का काम उपगुप्त करते हैं, दीक्षा दिलाने का काम उपगुप्त करते हैं। जिसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जिसका जानकारी उसके 13वां शिलालेख में मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये कहानी थी दोस्तों मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में सबसे पहले हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने देखा बिंदुसार को, बिंदुसार के बाद में हमने देखा अशोक को। तो ये शासक थे आपके मौर्य वंश में। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एक ब्रीफ अध्ययन मैंने आपको मौर्य वंश के बारे में दे दिया है, जैसा कि हमारा शेड्यूल रहता है, जैसा हमारे पढ़ाने का एक तरीका है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के प्रशासन में जानकारी देता है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है। किस प्रकार की पुस्तक है? राजनीतिक पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र पर किताब है। ये एक राजनीतिक पुस्तक है जिसमें कूटनीति के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसमें 15 अधिकरण हैं। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण, 180 प्रकरण और लगभग 6000 श्लोक हैं। क्या है दोस्तों? लगभग 6000 श्लोक हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो याद रखिएगा, जो इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र में इन्हें साप्तांग सिद्धांत बताया गया है। साप्तांग सिद्धांत और एक आपका मंडल सिद्धांत। साप्तांग सिद्धांत और एक आपका मंडल सिद्धांत। साप्तांग यानी शासन को चलाने के लिए 7 अंग, जिससे साप्तांग सिद्धांत कहा गया, वो 7 सिद्धांत थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। ठीक है, राजा आपको पता है जो शासन चलाता है। अमात्य यानी होता है आपके मंत्री। एक अच्छे शासन चलाने के लिए मंत्रिमंडल बहुत जरूरी है। जनपद, भूमि और उस भूमि पे रहने वाले लोग। दुर्ग यानी होता है किला, दुर्ग का अर्थ होता है किला। कोश का यानी होता है पैसा, या बात करें हम अर्थ की। सेना, एक अच्छी सेना। मित्र यानी होता है पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। ठीक है, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए साप्तांग सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। और इसके अलावा उन्होंने एक मंडल सिद्धांत भी दिया था। मंडल सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। फिर से दोहरा रहा हूं, मित्र का मित्र मित्र, मित्र का शत्रु शत्रु, और शत्रु का शत्रु मित्र कहलाता है। ठीक है, वो अपना भाई तो अपन उसका भाई, वो अपने भाई का दुश्मन तो अपन भी उसके दुश्मन। आपने कविता काफी बार बोली होगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अपने मूल एवं अनुवाद द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौटिल्य की जो मूल अर्थशास्त्र है वो खो चुका था। बाद में उसका जो पांडुलिपि मिली थी, या फिर जो हाथ से लिखी एक पुस्तक मिली थी, उसका अंकलन किया था आपके आर श्याम शास्त्री ने किया था। और ये पुस्तक इन्होंने 1905 में एक संस्कृत विद्यालय, एक संस्कृत पुस्तकालय से खोजी थी, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? जो कि तमिलनाडु में है। और श्याम शास्त्री ने इसको खोजा था 1905 में तमिलनाडु संस्कृत पुस्तकालय से। ठीक है, इसकी एक पांडुलिपि खोजी थी, इसकी एक पांडुलिपि खोजी थी, जो कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो याद करिएगा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक वो हैं आपके मेगास्थनीज। कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये अगर बात करें सिकंदर का सेनापति था। क्या था दोस्तों? सिकंदर का सेनापति था। अगर हम बात करें इंडिका की, तो इंडिका में हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है और खास तौर पर हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसी इंडिका पुस्तक में हमारे मौर्यकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने बताया था कि यहाँ पर सती प्रथा भी थी। क्या थी दोस्तों? सती प्रथा भी होती थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा फेवरेट कलर। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समों में जैन धर्म को अपना लिया था। और इस जैन धर्म में अपनाने के लिए उनको दीक्षा दी थी भद्र बाहु ने। किसने शिक्षा दी थी? भद्र बाहु ने शिक्षा दी थी। और कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्षों का अकाल हो चुका था, तब यही चंद्रगुप्त मौर्य भद्र बाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, जहां जैन धर्म की एक विधि है जिसे कहा जाता है संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। संलेखना विधि है होता है उपवास के द्वारा अपने प्राणों को इन्होंने त्याग दिया था। तो निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है आपको परिशिष्ट पर्वन में। किससे मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। और परिशिष्ट पर्वन किसने लिखी है? ये लिखी है हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अंग का भी संबंध जो है जैन धर्म से ही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है दोस्तों, जवाब दीजिए कमेंट में। क्या बुद्ध घोष की सामंत पासादिक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है बुद्ध घोष की सामंत पासादिक में, जो कि बुद्ध घोष द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सामंत पासादिक, जो कि एक बौद्ध धर्म पर आधारित एक पुस्तक है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के जीवनी पर चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आपको पूरी तरह से समझा चुका हूं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, और उसी संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा है, कमेंट लिखा है पतंजलि ने, और वो क्या कहलाया? वो कहलाया आपका महाभाष्य कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध घोष की सामंत पासादिक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सीरियल तो हर्यक के बाद आया था शिशुनाग के बारे में आया था नंद, जो मैंने आज समझाया आपको। उसके बाद मौर्य, ये भी काफी डिटेल में आपको समझाया। उसके बाद आता है आपका शुंग, कण्व, शक और कुषाण। ये है आपका ऑर्डर।
तो देखिए हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। मौर्य के बाद कौन आए? मौर्य के बाद आया आपके कण्व, और कण्व के बाद आया आपके कुषाण, ठीक है, और उसके बाद सबसे बाद आया आपके गुप्त। गुप्त सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त, ठीक है। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो याद रखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किसकी सहायता से की? तो मैंने आपको बताया है कौटिल्य की सहायता से की। इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर बात करें अशोक, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आया आपका अशोक। और वही बात करें हम बिंदुसार तो अशोक का पुत्र था। और उसके बाद अगर हम बात करें अजातशत्रु, ठीक है, अशोक, अशोक की अगर बात करें तो वो बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है, बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। अजातशत्रु की बात करें तो ये हर्यक वंश का एक राजा हुआ करता था, जो कि आपके बिंबिसार के बाद आता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने पाटलिपुत्र को बनाई? तो याद रखिएगा राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र किस मौर्य राजा ने बनाई? तो ये बनाई थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की तो याद रखिएगा गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने, जो कि हर्यक वंश का एक राजा था, और उसी को नाम दिया गया पाटलिपुत्र, और इसी को उदयन ने अपनी राजधानी प्रथम बार बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया? तो मैंने आपको बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में, जब मगध में 12 वर्ष का अकाल फैल गया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, जहां उन्होंने जैन धर्म की संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था, और अपने अंतिम दिनों में ही उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि के द्वारा 43 दिनों के उपवास के द्वारा अपने जीवन का अंत किया था? तो याद रखिएगा वो स्थान था श्रवण बेलगोला कर्नाटक। कहां पे आता है श्रवण बेलगोला? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहां पर आता है? कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त, जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। और अश्वघोष की अगर बात करें तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र नामक पुस्तक की रचना की। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक रचना की, और कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम निम्न ग्रंथों की रचना की, ठीक है। तो इसी का सही आंसर क्या होगा? विशाख दत्त। ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुत्र पूछा गया है, पुत्र है आपका बिंदुसार, याद रखिएगा। और यह है बिंबिसार। बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। और बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम है अशोक। और धनानंद कौन था? तो धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम राजा था, जिसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की नींव रखी थी। डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासन के काल में आया था? तो याद रखिएगा कि डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस शासक आया था बिंदुसार के समय, ठीक है। बिंदुसार के समय जो है राजदूतों का भारत में आना जाना लगा रहता है। उसके समय डायनोसियस या डायनीसियस राजदूत, या फिर हम बात करें कि सीरिया के शासक से उसने, ठीक है, सूखे शराब, सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने की मांग की थी, जिसे मांग को उसने खारिज कर दिया था दार्शनिक भेजने की।
ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के राजदूत जो है बिंदुसार के समय में आते रहे। तो याद रखना, डायनोसियस राजदूत किसके समय आया था? बिंदुसार के समय आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवानाम प्रियदर्शी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय मतलब होता है देवताओं का प्रिय। क्या होता है दोस्तों? देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी मतलब होता है उदार, ठीक है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा करुणा करने वाला, बहुत ज्यादा दया करने वाला व्यक्ति, ठीक है, दयालु व्यक्ति जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? दयालु व्यक्ति, ठीक है। तो देवानाम प्रियदर्शी नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये नाम संबोधित किए जाते हैं, याद रखिएगा, किसके लिए? मौर्य सम्राट अशोक के लिए। अगर हम बात करें, जो ज्यादातर अभिलेख हैं, जो शिलालेख मिले हैं, उसमें अशोक का नाम अशोक ना मिलते हुए देवानाम प्रियदर्शी नाम मिला है। इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। और ये अभिलेख में आपको सारी जानकारी वर्णित है। और केवल दो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें इनका नाम अशोक मिलता है, वो हैं आपके मॉस्की अभिलेख, ठीक है, याद रखेंगे। कहां से मिला है? मॉस्की अभिलेख, जो कि दतिया से मिला है। और एक है आपका गुर्जला अभिलेख, गुर्जला अभिलेख जो कि आपको दतिया से मिला है। और मॉस्की अभिलेख जो कि आपको कर्नाटक से मिला है। कहां से मिला है? कर्नाटक से मिला है। देवानाम प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक के लिए यूज हुआ है। अशोक के सारे अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन दो ऐसे अभिलेख हैं, मॉस्की और गुर्जरा, जो कि गुर्जरा दतिया से मिला है, मॉस्की कर्नाटक से मिला है, जिसमें उसका नाम अशोक वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो याद रखिएगा, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो वो अशोक ने की थी। और अशोक से पहले ये महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और वहां पर एक तिनसुली नहर का निर्माण भी कराया था, ठीक है। तो कलिंग पर विजय प्राप्त की, ये किसके पोते थे? तो याद रखिएगा, अशोक, अशोक की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, 260 या 261 बीसी में इन्होंने कलिंग को जीता था। और कलिंग की इस भीभत्स घटना को देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका नेतृत्व किया था आपके अशोक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के समकालीन मैसिडोनिया का शासक राजा कौन था? तो याद रखिएगा कि मैसिडोनिया का शासक कौन था? तो सिकंदर था। सिकंदर यूनान ग्रीस के शहर मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में। घनानंद नंद वंश का शासन था, ठीक है। ये कहा जाता है आपके अलेक्जेंडर कनिंगम को, जो कि मैसेडोनिया का राजा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघमित्रा और महेंद्र के पिता कौन थे? तो याद रखना, इनकी माता का नाम देवी था और इनके पिता का नाम अशोक था। और अशोक ने इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिलोन भेजा था। कहाँ भेजा था? सिलोन, जिसे सिंहल द्वीप भी कहा जाता है, सिंहल द्वीप भी कहा जाता है, जो कि श्रीलंका वर्तमान में, ठीक है। सिंहल द्वीप भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ये किसने भेजा था? ये अशोक ने भेजा था, जो कि महेंद्र संघमित्रा के पिता थे। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति अगर बात करें, 4 बौद्ध संगीति अगर हम बात करें तो 4 बौद्ध संगीति टोटल हुई है, जिसमें से जो चौथी बौद्ध, जिसमें से जो अगर पूछा गया तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपके 250 बीसी में। ये हुई थी आपके अशोक के समय, अशोक के समय। और ये हुई थी आपके पाटली पुत्र में। कहां पर हुई थी? पाटली पुत्र में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के शासन काल में हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो याद रखिएगा, अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो हैं हमें ब्राह्मी लिपि में देखने को मिले हैं। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और भाषा जो थी या फिर बात करें वो थी प्राकृत। क्या थी?
प्राकृत, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। देवनागरी की बात करें तो हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, और हड़प्पाई कालीन अगर भाषा की बात करें तो वो थी आपकी वाउस्ट्रोफेंडम लिपि, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, और खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन अशोक के समय जो लिपि लिखी गई जिसमें अधिकतर शिलालेख लिखे गए वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अशोक सामान्यतः देवा नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय और अधिक करुणा प्रिय व्यक्ति या फिर दयालु व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। वो कौन है? प्रियदर्शी। अशोक किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक गुजरात में स्थित वह स्थल कौन सा है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो याद रखिएगा, वह स्थल स्थित है गिरनार, उस स्थल का नाम है गिरनार, जो कि आता है आधुनिक गुजरात में। यहां से अशोक के शिलालेख मिला है। अगर बात करें अशोक के 14 शिलालेख, जिसे वृहद शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, उन 14 वृहद शिलालेख में से एक जो शिलालेख था वो आपके गिरनार से भी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश का पतन करके मौर्य वंश की स्थापना होती है, जो कि की थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौर्य वंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में सबसे जो सर्वाधिक शिक्षा का केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र था, वो था आपका तक्षशिला। तक्षशिला आपके पाकिस्तान में आता है, तक्षशिला आपके पाकिस्तान में पड़ता है। उसके अलावा अन्य जानकारी के हिसाब से नालंदा बिहार में आता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा केंद्र था शिक्षा के लिए, ठीक है। उज्जैन अगर बात करें तो एक प्रकार से व्यापारिक दृष्टि से संपन्न था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा राक्षस के लेखक विषाद दत्त हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस रूप में है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन शूद्रक के रूप में है, या निम्न कुल के रूप में है, या वृषभ कुल के रूप में है। वृषभ कुल के रूप में किया गया है। इसका आंसर होगा शूद्रक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने जाति आधार पर नहीं बल्कि व्यवसायिक आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। और अगर पूछा जाए कि कौटिल्य ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसका सही आंसर होगा 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इसे आर्य और अनार्य, या फिर 4 पार्ट अनार्य और आर्य को भी तोड़ा गया था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए, ठीक है। तो कौटिल्य अगर पूछा जाए तो 4, और अगर मेगास्थनीज पूछा जाए तो 7, ठीक है। और पूछा है कि सती प्रथा का वर्णन किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने ही सती प्रथा का वर्णन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक प्रकार से राजनीतिक पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र पर आधारित कोई पुस्तक है। ये कैसी पुस्तक है दोस्तों? तो ये एक प्रकार से राजनीतिक पुस्तक है। कैसे पुस्तक है? राजनीतिक, जिसमें अगर बात करें हम 15 अधिकरण देखने को मिलते हैं, 150 अध्याय देखने को मिलते हैं, 180 प्रकरण देखने को मिलते हैं, और लगभग 6000 श्लोक देखने को मिलते हैं। इसका अंकलन जो किया था श्याम शास्त्री ने किया था, ठीक है। 1905 में तमिलनाडु में वो पांडुलिपि खोजी गई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त का महल कहाँ पर है, तो वो पाटलिपुत्र में है, और वह महल लकड़ी का बना हुआ है दोस्तों। किसका बना हुआ है? वो महल लकड़ी का बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी। हालांकि उस समय पत्थरों के भी घर बनाए जाते थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला है वो लकड़ी का महल मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो याद रखना, बराबर की गुफाओं का उपयोग ये किया है आजीवकों ने। किसने किया है? आजीवकों ने किया है। आजीवक कौन थे? तो आजीवक नियतिवाद को मानते थे।
ठीक है, ये भाग्य के भरोसे रहने वाले वो लोग थे। आजीवक संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये हैं आपके मक्खली पुत्र घोषाल, जिन्होंने महावीर जिन्हें जिन्होंने जिन्होंने गौतम बुद्ध के साथ तप किया था और बाद में उन्होंने तप को निरर्थक समझा और उन्होंने बौद्ध का साथ छोड़ दिया और आगे बढ़े। ठीक है, मक्खली पुत्र घोषाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की रचना की, जिन्हें नियतिवाद भी कहा जाता है। तो बराबर की गुफाएं किससे रिलेटेड है? आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वो अभिलेख कौन सा है? वो अभिलेख है मॉस्की अभिलेख। याद रखिएगा दो ऐसे अभिलेख है, एक का नाम है मॉस्की और एक का नाम है आपके गुर्जरा। दो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है और मॉस्की ही वो अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉस्की अभिलेख, जो कि कहां से मिला है? कर्नाटक से। कहां से मिला है? कर्नाटक से मिला है। और गुर्जरा दतिया से मिला है, मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा सांची का स्तूप बनाने वाला व्यक्ति अशोक था। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है। और अगर बात करें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में भी यह शामिल है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये शामिल है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके रायसेन जिले मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? रायसेन जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिएगा अशोक को शिलालेखों को सबसे पहले खोजा किसने था? तो याद रखिएगा 1750 में ट्रिफेन थेलर ने इसे खोजा था। और अगर बात करें इसे पढ़ा किसने था? इसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। तो ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। हमसे पूछा जाए कि पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप क्या लगाएंगे? जेम्स प्रिंसेप। और अगर खोजा किसने था? 1750 में ट्रिफेन थेलर में। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे पढ़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध पर आक्रमण और कलिंग को जीतना और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेना, ये लिखा गया है अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें लिखा गया है? 13वें शिलालेख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 बीसी में। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटस ने हारने के बाद इसे काबुल, कांदार, हेरात, मकरान दिया था। अपनी बेटी का विवाह हेलेना कालने से किया था और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें 500 हाथी दिए थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटस जो था वो एक प्रकार से सेनापति था सिकंदर का। किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अगर लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी लगा के आएंगे दोस्तों, और अगर भाषा पूछा जाए तो आप प्राकृत लगा के आएंगे। प्राकृत भाषा के बाद में काफी सुधार होता है या फिर बोल सकते हैं काफी विकास होता है, जिसके बाद आपकी हिंदी की शुरुआत होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो याद रखिएगा श्रीनगर श्रीदेवी के नाम पर रखा गया और श्रीदेवी अशोक की पत्नी थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की? अशोक के द्वारा की गई, अपनी पत्नी श्रीदेवी की याद में। सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न याद रखिएगा। सूची 1 दे रखी है इसमें और ये रही आपकी सूची 2। ठीक है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची और अगर बात करें अवंती। ठीक है, तो उत्तरापथ की जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, याद रखिएगा उत्तरापथ की राजधानी वो हुआ करती थी तक्षशिला। क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो हुआ करती थी आपकी सुवर्णगिरी। और अगर बात करें अवंती तो उसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन और प्राची की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो ये आप याद रखिएगा कि 4 चक्रों में डिवाइडेड था उस समय। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य
4 चक्र में डिवाइडेड था। वो चक्र के नाम थे उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती और प्राची। और अगर बात करें मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा जाता था, तो 18 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सीता किसे कहा जाता है, तो मौर्य काल में सरकारी जो भूमि हुआ करती थी उसे सीता कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो याद रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपनाया था, प्रभावित होकर अपनाया था किससे, तो वो निग्रोध से प्रभावित होकर आया था, लेकिन उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किसने किया था, तो वो किया था उपगुप्त ने। किसने किया था, उपगुप्त ने किया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहते थे। किसे कहते थे दोस्तों, सड़क निर्माण अधिकारी को कहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता था, गुण पुरुष। गुण पुरुष या फिर गुप्तचर की बात करें तो दो प्रकार से होते थे। एक था आपका संस्था और एक प्रकार था आपका संचार। संचार वो व्यक्ति जो भ्रमण करके एक स्थान पर नहीं टिककर इधर उधर घूमकर जानकारी इकट्ठा करता था, राजा को लाकर देता था, वो संचार। और संस्था जो एक स्थान पर रुक कर जानकारी इकट्ठा करते थे और राजा तक पहुंचाते थे गुप्तचरों के माध्यम से, वो होता था आपकी संस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और 12 वर्षों के अकाल के बाद वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, जहां संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा, अशोक के जानने के लिए सबसे बढ़िया जानकारी हमें मिलती है शिलालेख से, जिसे वृहद शिलालेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक के 14 शिलालेख है, जिसमें सारी जानकारी की कैसे अशोक ने शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं, तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान के पास भी अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटस को हराया था, जब काबुल, कांधार, हेरात और मकरान जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जीता था, वही अशोक के पास भी आता है। और अशोक के शिलालेख आपको अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, तो भारतीय जो है कला लेखन नहीं जानते थे, ये लिखा है इंडिका पुस्तक में। और ये किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। और मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो ये सेल्यूकस के राजदूत थे और सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मौर्य सम्राट ने सीरिया के एंटियोगस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो याद रखिएगा कि सीरिया के शासक एंटियोगस से, ठीक है, शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांग जो की थी वो बिंदुसार ने की थी, जब दार्शनिक भेजने से उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने अंजीर और शराब भेज दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो याद रखिएगा, ये शिलालेख है आपका 12वां शिलालेख से, जिसे वृहद शिलालेख भी कहा गया है। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीता के बारे में आपको बता चुका हूं कि मौर्य काल में जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसे सीता कहा जाता था, तो सही आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था, तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी मौर्य वंश से रिलेटेड। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है जो मौर्य वंश से संबंधित होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।